स्वागत है आपका तनवीर क्लासेस में। और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर। ये हमारा नया चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। देखिए बगल में दिया गया है घंटी का, और सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज आपको हम बता दें कि हमारा एक लाइव क्लास होने वाला है 4 तारीख को, यानी 4 अक्टूबर को 8 बजे से लाइव होगा, 8 से 10। और इसमें व्याकरण के पूरे पाठ, मतलब कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 या कंपटीशन बैच जो भी होते हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्या होता है कि ग्रामर का एक ही वन शॉट वीडियो, ग्रामर का एक वीडियो डाला जाएगा, जिसमें क्या होता है कि सारे के सारे पाठ होंगे। चाहे वो क्या होता है कि संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, काल हो, या फिर क्या संधि हो, समास हो, या मुहावरा हो, ये जो भी हो, ये सारे के सारे एक ही वीडियो में डाले जाएंगे। तो आप लोग लाइव आना नहीं भूलेंगे। कौन सा दिन? फ्राइडे को। दिन फ्राइडे हुआ, तारीख 4 अक्टूबर 2024 को, यानी आने वाले जुमा जो होगा वो एक ख़ास होगा, मैराथन। आप लोगों ने सुना होगा मैराथन संडे, और यहाँ पर हम मैराथन फ्राइडे रखते हैं। इसमें व्याकरण के पूरे पाठ आपको बताए जाएंगे और आप लोग इसमें जुड़िए। और जुड़ने के साथ साथ क्या था कि आपको नाम बताना पड़ता है, ठीक है। तो चलते हैं एक हम प्रचार की तरफ। ये हमारा क्लास का शुरुआती दौर था, जिसमें क्या होता है कि हम लोग एक अच्छा बैच दिए थे और ये क्लास लेते हुए फोटो था। उसके बाद आपको एक नया बैच देने जा रहे हैं सीटेट का। सीटेट का बैच के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ये बैच भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इन बैच में कोई फ़ी नहीं रखा गया है और ज्वाइनिंग फ्री है, जिसमें बच्चे जो भी जितना ज्वाइन करें, हम एक एवरेज माने हैं 40 स्टूडेंट, लेकिन अगर उससे ज़्यादा भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें फ़ीस नहीं लगता है। और इनका लाइव क्लास ही दिया जाएगा, जिसका फर्स्ट क्लास जो होगा वो फ्राइडे को होगा। तो चलिए चलते हैं। क्लास 10 का फिजिक्स है, और फिजिक्स में एक चैप्टर है, पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। इसी में आपको पढ़ना है दर्पण के बारे में। और दर्पण का परिभाषा आप लोगों ने क्या पढ़ा है, गोलीय दर्पण। और उस दर्पण को 2 भाग में बांटा गया है। एक का नाम रखा गया है अवतल दर्पण और एक का नाम रखा गया है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है वो क्या होता है कि अंदर की ओर धंसा होता है, और उत्तल दर्पण जो होता है वो उठा हुआ होता है। आपको फोटो में दिखाया गया है, फोटो में देख लीजिए। पहला जो है मतलब बाएं साइड से दिखाया गया है, वो आपका अवतल दर्पण है, और दाएं साइड जो फोटो दिखाया गया है उसमें कौन है? उत्तल दर्पण है। और अवतल दर्पण में देखिएगा कि चूंकि दर्पण का नियम होता है कि लेफ्ट से माने होता है कि क्या करना होता है? छोड़ना होता है, और राइट वाले भाग को क्या करना पड़ता है? रंगना पड़ता है, जिसको बोलते हैं रसतित करना। तो रस्ती जो होता है वो दाएं साइड से दोनों का किया हुआ है। तो इसमें देखिएगा उत्तल में अंदर की ओर किया हुआ है और अवतल में बाहर की ओर किया हुआ है। तो आप इसमें अंतर भी बता सकते हैं। उत्तल दर्पण का बाहरी सतह रसित होता है, अवतल दर्पण का बाहरी सतह रसित होता है और परावर्तन अंदर से होता है। उत्तल दर्पण का बाहरी सतह से परावर्तन होता है, लेकिन का अंदर की सतह जो वो रसित होता है। माने उत्तल दर्पण का अंदर का सतह रसित होता है, परावर्तन बाहर से होता है। और उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या कि उसका उपयोग बताएंगे, अभी इसका परिभाषा ही बताएंगे। और इसमें निशान प्लस का होता है कि माइनस का होता है, वही क्लास में बताया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और क्या नए हैं तो लाइक करते जाइए, और नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करते जाइए। आप पुराने हैं तो इस सेशन को लाइक करते जाइए। तो चलिए हैं आगे की तरफ। दर्पण के दाहिने यानी राइट साइड पेंट किया जाता है। बताया था जस्ट पहले।
जब दाहिने साइड का देखिए पेंट करेंगे तो इसका मतलब परावर्तन हमेशा बाएं तरफ होगा, प्रकाश जो हमेशा लेफ्ट साइड से आता होगा, और वस्तु को सदैव लेफ्ट साइड में रखा जाता है, मैंने बाएं तरफ रखा जाता है। इसलिए लेफ्ट साइड का सभी मान जो होता है निगेटिव में होता है। अवतल दर्पण में जितना भी मान होता है वो किस में होता है, माइनस में होता है, और राइट साइड का सभी मान जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। मैंने दाहिने तरफ का जितना ही मान आता है वो सब किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो उत्तल दर्पण में जो होता है वो कहता है कि एक मान ऐसा आता है जिसको पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो भी बताएंगे आपकी क्लास में। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आपको बताते हैं कि दर्पण के बाद आया नंबर किसका, परिभाषा का। ध्रुव, गोलीय दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। और एक और क्वेश्चन याद करिए, द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को उसका द्वारक कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये तो परिभाषा हो गया, आपने देखा कि परिभाषा क्या हुआ, ध्रुव का परिभाषा हो गया। एक और परिभाषा जोड़ दिया गया है द्वारक का। सिंपल परिभाषा है द्वारक का के द्वारक किसे कहते हैं, उत्तर क्या होगा, दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। ठीक है, बाकी वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, उस सेम कंडीशन आता है, थोड़ा परिभाषा में चेंज हो जाता है। वक्रता केंद्र रहेगा ना, तब गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो वक्रता केंद्र से मतलब जहाँ वक्रता केंद्र है उससे ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी, हाँ, इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको R से डिनोट किया जाता है। वक्रता केंद्र को C से डिनोट किया जाता है, मतलब C से सूचित किया जाता है। ध्रुव यानी पोल जो इसको बोलते हैं, तो इसका पहला अक्षर P, पोल का पहला अक्षर P होता है, तो इसको किससे दर्शाया जाएगा, P से दिखाया जाता है। तो ध्रुव को P से, वक्रता केंद्र को C से, वक्रता त्रिज्या को R से। और आप इसमें फॉर्मूला सिद्ध करेंगे कि R बराबर 2F, R बराबर मैंने वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी का दुगुना होता है, या फिर फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। और आपको अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो ठीक ठाक ले देंगे, लेकिन अगर इसको सब्जेक्टिव में पूछ देगा तो प्रूफ करना पड़ता है। और प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जो होता है मैथ में नहीं, भौतिकी में या रसायन में या जीव विज्ञान में 2 नंबर में होता है। तो आपका अगर पूछ देगा आपको तो उसके लिए हम के क्लास में लिखा चुके हैं। चलिए अगला परिभाषा की तरफ चलते हैं। फोकस, त्रिज्या के आधा को फोकस कहते हैं। त्रिज्या का जो आधा होगा वो वही क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, यानी F बराबर R/2। एक क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो R का मान कितना हो गया 40, F का मान कितना होगा 40/2, भाग में कितना आएगा 20 सेंटीमीटर आएगा। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले फोकस दूरी ज्ञात करें। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करें। आप बना सकते हैं, इसको खुद से बना सकते हैं। जो बोलेगा ना उनका आंसर आधा कर देना है। बोलेगा वक्रता त्रिज्या कितना है 5 है, 10 है तो 5 होगा, 5 है तो 2.5 यानी 2.5 हो जाएगा, 100 है तो 50 हो जाएगा, 40 है तो 20 हो जाएगा। मतलब जितना भी होगा उनका वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है कि रहते ही हैं, न रहने का कोई सवाल नहीं रहता है। चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर 1 नंबर भी होता है, 2 नंबर भी आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ देते हैं। तो आप इनकी तैयारी कर लेंगे और अच्छे तरह से आपको हम बता दें कि इन क्लास में ये बता देते हैं कि एक नया बैच शुरू होने जा रहा है DLED और CTET। चूँकि अब हर 6 महीने बाद CTET होता है और DLED साल में एक बार होता है।
और स्टूडेंट्स हम की ख्वाहिश होती है कि हम भी क्या होता है कि क्या करें, मास्टर बने। तो इसके लिए हम फ्री कोर्स शुरू किए हैं, यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा पहला क्लास जो है वो 4 अक्टूबर को है, फ्राइडे के दिन 8 बजे से क्लास है, उसमें जुड़ना नहीं भूलें, ताकि आप लोग देखें कि हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो बिहार बोर्ड के किस तरह से पूछे जाते हैं। हाँ, और इसमें क्या था कि क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ भी रहता है और यहाँ भी देना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है कि आप अगर देखेंगे क्लास में हम आप लोग का देखेंगे, रुझान देखेंगे किस टाइप का है, तो अगर क्या होता है कि आने वाले समय भी कहते हैं कि क्वेश्चन आंसर लेना शुरू करेंगे, चूँकि ये कोर्स जो है वो नया है और इसलिए इस साल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। आने वाले समय में हो सकता है इसकी फीस बढ़ जाए, इसलिए इस क्लास ले लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगली तरफ। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष देखते हैं कि ध्रुव और केंद्र को आगे बढ़ाकर खींची गई रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको प्रधान अक्ष भी कहते हैं। मुख्य अक्ष को एक और नाम, क्या नाम है, प्रधान अक्ष। ये आपको फोटो में दिखाया गया है, ठीक है, इस फोटो में देख लीजिए। तो ये हुआ इसको, हाँ इसको देखिए ध्रुव और केंद्र जो होता है। अब अगला परिभाषा आता है प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब में क्लास में हमने बहुत सारा ले लिया है, फिर से देख लीजिए हैं, देखते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब जो आते हैं, बिंब ऑब्जेक्ट, वस्तु को बिंब कहा जाता है। मतलब कि यह हमेशा कहाँ होगा, बाईं ओर होगा और इसको यू से दर्शाया जाता है। अब जब भी बोलते हैं कि जो भी चीज़ बाईं ओर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस में दिखाते हैं, इसलिए यह हमेशा निगेटिव होता है। मैंने वस्तु दूरी, इसका दूसरा नाम भी है, बिंब का दूसरा नाम क्या नाम है, वस्तु दूरी। यह हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। बिंब के बाद आता है प्रतिबिंब। हाँ, प्रतिबिंब बनेगा, देखिए वस्तु की वस्तु दूरी तो हो गया, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब क्या हो गया कि दर्पण के अंदर जहाँ किरणें मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इसे भी से दर्शाया जाता है, माने इसे किससे दिखाया जाता है, भी से। तो भी जो होता है वो दोनों साइड होता है, माने अवतल दर्पण रहेगा तो बाएं साइड जाएगा, उत्तल दर्पण रहेगा तो दाएं साइड जाएगा। इसलिए यह धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। कंडीशन आ गया कि धनात्मक होने लिए क्या चाहिए, अब उत्तल दर्पण होना चाहिए, और ऋणात्मक होने के लिए क्या होना चाहिए, अवतल दर्पण होना चाहिए। ऋणात्मक माने माइनस चार्ज अवतल में, प्लस चार्ज धनात्मक जो होगा वो किस में होगा, उत्तल में होगा, ठीक है। और आप लोगों ने एक दर्पण और पढ़ा होगा, समतल दर्पण। समतल दर्पण कोई खास नहीं रहता है, इसलिए इस पर क्लास नहीं लिया जाता है, बस यूँ समझिए अपनी भाषा में कि आईना है। हाँ, तो ये तो आईना के बारे में बताते हैं। तो ये कुछ परिभाषा था जो कहता है कि आप लोग को दिखाया गया। अब परिभाषा के बाद क्या देखिए, इसमें बता दें कि इस पर एक फॉर्मूला निकलता है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, इसे सिद्ध किया जाता है। आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनने के लिए शर्त बने, इसके लिए शर्त क्या क्या होना चाहिए, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। माने कोई भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसके लिए कितने किरणों की आवश्यकता होगी, 2 किरणों की आवश्यकता होती है। अब कौन किरण होती है, पहली किरण को बोलते हैं मुख्य अक्ष। पहली किरण को कहाँ रखते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर लाते हैं, माने प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर नहीं, पैरेलल लाते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। जब उसका परावर्तन करेंगे तो एफ से होकर गुजर जाएगी, एफ से होकर क्या देखे
गुजरेगी। तो अब कंडीशन ये है कि जहाँ पर उसका वस्तु का दोनों मिलेगा परावर्तन के बाद, तो उसे बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। और इसको क्या से दिखाते हैं, इसको भी से दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि गोली दर्पण में होता है कि उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए, प्रतिबिंब बनने के लिए 2 ही शर्त होता है। ठीक है, आप लोग का देखिए, इसको देखिए नोट कर लेंगे। फिर चलते हैं, इसके में और भी चीज़ होता है, अभी बताना बाकी है, क्योंकि अभी दर्पण में उत्तल दर्पण से कौन कौन सा चीज़ का एग्जाम्पल दिया जाएगा। उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में भी वो अलग अलग लिया जाएगा, और उत्तल दर्पण में भी अलग लिया जाएगा। दोनों दर्पण में अलग तरह से लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या कर रहा है, दूसरी किरणों को ध्रुव से ले जाते हैं। जिस कोण पर ले जाते हैं उसे कोण को तो मान लिया, जितना कोण से आएगा उतना ही कोण से वापस जाएगा। कोण दूसरी किरण के बारे में बताते हैं। ये दूसरी किरण कौन सी हुई, तो पहली किरण जो होता है पठानाक्ष के समांतर आती है, दूसरी किरण क्या होता है किरण से होकर आती है, सॉरी ध्रुव से होकर आती है। लेफ्ट साइड में बनने वाले इमेज निगेटिव होते हैं। ठीक है, लेंस का जो बाएं साइड में इमेज बनेगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, और दाएं साइड बनने वाला इमेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जो पॉजिटिव होगा उसको प्लस से दिखाएगा, जो निगेटिव होगा उसको माइनस से दिखाया था। अगला पॉइंट है, इसका नाम है क्षमता। ये क्षमता जो होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम तो उल्टा, इसलिए फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F। P बराबर P से होता है पावर क्षमता, तो P बराबर क्या होता है 1/F। माने जब दर्पण से निकलती है तो उस समय फोकस दूरी को तो मीटर में मापते हैं। अब कंडीशन ये होता है कि इसका फोकस जो होता है वो मीटर में मापा जाता है, चाहे वो सेंटीमीटर दिया रहेगा। अगर सेंटीमीटर दिया है तो 100 से डिवाइड करेंगे या गुना करेंगे। ये जब नॉमिनल बताएंगे ना तो उसमें बताया जाएगा कि इसको 100 से गुना कब किया जाता है या भाग कब दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषा था आप लोग को। हाँ, और इसके सिद्ध करना भी किया जाता है। सिद्ध करें कि P बराबर 1/F, और ये क्या रखिए, चूँकि पावर जो होता है वो फोकस दूरी का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, इसलिए इसके एग्जाम में पूछ देगा किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता कितना होना, P कितना होगा, तो P बराबर लिखिए 1/F यानी 1/50। चलते हैं आगे तरफ। क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायप्टर होता है, लेकिन देखिए जाए कि क्षमता जो होता है उसका मात्रक जो होता है वो एसआई मात्रक, वो डायप्टर नहीं होता है, ये व्यवहारिक मात्रक या प्रचलित मात्रक हुआ। असल में व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो होगा कि हम उसको लिख लेते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर इनवर्स, यानी प्रति मीटर होता है। इसलिए क्या होता है कैलिन हम लोग का उसको क्या होता है, डायप्टर जो व्यवहार के रूप में आ गया है वही हम लोग लेते हैं, और डायप्टर को डी से दिखाते हैं डायप्टर। इसलिए लेंस की क्षमता में क्या होता है, डी से सूचित किया जाता है। अब कहते हैं किसकी क्षमता प्लस में आएगी, किसकी क्षमता माइनस में आएगी। माने दर्पण जो पढ़ाया था आपके 2 उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में और अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होगी। अब क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता कितनी होगी। तो वही कंडीशन है, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्षमता बड़ा होता है 1/F, 1/0.2 भाग देंगे तो 2 डायप्टर आएगा। आप लोग इसको क्वेश्चन बना के आ जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी। तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, मीटर चेंज करेंगे ना तो 0.1 मीटर हो जाएगा, और इसकी क्षमता निकालेंगे तो 0.1, हाँ इसको मीटर में निकलना है इसलिए क्या हो जाएगा 0.10, हाँ 0.1 को भाग देंगे, एक से भाग देंगे 0.1 को तो कितना आ जाएगा 10 डायोप्टर। तो ये था तुम्हारा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आते हैं, वो देख लेना। आगे चलते हैं।
अब आते हैं दर्पण की विशेषता। तो दो दर्पण थे, एक उत्तल दर्पण, एक था अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की विशेषता इसके बाद बताएंगे, पहले अवतल पर चलते हैं। उत्तल दर्पण के बाद पहले बताएंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और क्षमता दोनों ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और क्षमता जो दोनों क्या होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस चार्ज होता है, निगेटिव होता है। इसमें बना प्रतिबिंब अधिकांश स्थिति में वास्तविक होता है, केवल एक ही स्थिति में काल्पनिक होता है, जब वस्तु कहाँ पर होगा, जब वस्तु ध्रुव और का होता है कि फोकस दूरी के बीच होगा, तो वहां पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, माइनस से बनेगा। चलते हैं अब इसके बारे में आते हैं कि इसका इमेज कैसा बनेगा। तो अवतल दर्पण में इमेज अगर छोटा से बड़ा बना रहे हैं और छोटा चीज को बड़ा दिखना है, तो उसका एग्जाम्पल आ जाएगा डॉक्टर। डॉक्टर देखिएगा कि नाक कान गला का जो देखता है उसके अंदर, तो वो क्या देखिए एक चश्मा, आँख पर क्या चश्मा लगा लेता है, जो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है। और उस लाइट का जो लाइट को ऑन कर दिया जाता है और उसका परावर्तन क्या होता है कि उसके आँख से कहाँ जा जाता है, उस रोगी के गला में, और वो उस छोटी छोटी चीज़ को वो देख लेता है। तो ये पहला होता है डॉक्टरी थर्मामीटर में डॉक्टरी में हो गया। दूसरा होता है हजामती दर्पण। हजामती, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी रहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी रहते हैं। क्या आता है कि अवतल दर्पण को हजामती दर्पण क्यों कहा जाता है, अवतल दर्पण को हजामती दर्पण क्यों कहा जाता है। तो अवतल दर्पण जो होता है वस्तु का छोटा, वास्तविक, कभी काल्पनिक भी, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब रहता है, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में रखा जाता है। तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा, वास्तविक, हाँ, और ये उल्टा बनता है। इसलिए क्या होता है कि छोटी छोटी दाढ़ी भी कहते हैं बड़ी बड़ी नजर आती है। ऐसे आपको ये परिभाषा हम याद करा चुके हैं, और मेरे ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि इस बच्ची को परिभाषा हर एक को याद कराया जाता है। ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको रहते भी हैं, इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। अगला है प्रकाश का सिकोड़ना, यानी अभिसारी, बड़ा से छोटा। तो ये टॉर्च होता है ना, टॉर्च का आगे का मुंडी जो होता है जहाँ से लाइट का प्रकाश निकलता है, उसमें जो कटोरा लगा रहता है ना, उसको इस तरह से लगाया जाता है या बैठाया जाता है ताकि प्रकाश का रखे सब जाके एक बिंदु पे आके अभिसारित हो जाए। उसका एग्जाम्पल समझिए। दूसरा हेडलाइट, गाड़ी समझो होता है, हेडलाइट होता है ना आगे का, वो उसमें भी कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण ही लगा रहता है, अवतल दर्पण, ताकि क्या देखिए वो क्या देखिए फोकस जो है दूर तक फैले नहीं, सामने दिखाई दे। और रेल का देखते होंगे कि रेलगाड़ी में इसी टाइप से लगा रहता है, ताकि क्या देखिए रेलगाड़ी को सामने दिखाई दे, साइड वाइड से दिखाए से मतलब नहीं है, क्योंकि रेलगाड़ी का रुकती नहीं है, वो चलती है तो चलती ही रहती है। तो अगले टॉपिक पे जाने से पहले आप बता देते हैं कि 2 तरह का इमेज बना, एक छोटा से बड़ा और एक बड़ा से छोटा, जिसमें एक क्वेश्चन जो होता है कि एग्जाम में रहते ही हैं इसमें से कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है। हाँ, और एग्जाम में एक बार क्वेश्चन वैसे पूछ देता है कि अवतल दर्पण के 5 उपयोग बताएं, 5 उपयोग बताएं। तो पहला उपयोग दिया है डॉक्टरी थर्मामीटर में, डॉक्टर के रूप में, जो नाक कान गला को देखने में कहता है काम आता है। दूसरा होता है हजामती दर्पण में होता है। तीसरा होता है टॉर्च में। चौथा होता है सोलर लाइट, हेडलाइट में। और चौथा होता है सोलर लाइट में, ये सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर में। ठीक है, अब आते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बाद आता है उत्तल दर्पण का दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, इस दर्पण में किसी भी स्थान पर वस्तु रखी रहे, प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। जब पीछे बनेगा तो वो काल्पनिक होगा, इसलिए इसमें बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है।
अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा होता है और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा होता है। 2 पॉइंट समझ में आ गया कि अवतल बोलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। व तौला अवतल 4 अंक है और उत्तल अगर आधा तक को छोड़ दिया जाए 3 अंक होता है। इसका फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होती है। इसकी क्षमता जो होती है वो भी धनात्मक होती है। इमेज के बारे में आते हैं तो इसका इमेज जो होता है बड़ा से छोटा वो साइड मीटर में, एग्जाम में इसको क्वेश्चन को होता है कि बार बार घुमा के पूछ ही देता है। जिस तरह से उसमें हजामती दर्पण रहता है उसी तरह से इसमें क्या होता है, साइड मिरर। क्वेश्चन क्या रहता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है, क्यों? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में इसलिए होता है कि यह वस्तु का सीधा, छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए दूर से आ रही वस्तु का प्रतिबिंब का होता है कि दिखाई देता है। ये और ताकि क्या होता है कि ड्राइवर का होता है गाड़ी को साइड देने में आसानी हो जाए। इसीलिए क्या होता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यह आपको रहता ही है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए और क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए। क्वेश्चन क्या था कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है? आंसर क्या होगा कि यह हमेशा वस्तु का वास्तविक, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए दूर से आ रही वस्तु को दिखाने में आसानी होती है, इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर में होता है। अब आते हैं प्रकाश का अपसारी है, बिखरना। तो पहला है स्ट्रीट होता है या वेपर लाइट हो गया। देखिएगा शहर से में देखिए खंबा रहता है, बिजली का पोल टाइप का रहता है, उस पर क्या एक तिरछा टाइप से छतरी मानेगा था कि बल्ब का स्टैंड बना रहता है और उसके अंदर बल्ब लगा रहता है और उसका प्रतिबिंब जो बनेगा एकदम सीधा नीचे बनेगा। रेडियो ठीक करने वाला या फिर क्या होता है कि बड़ी बड़ी कहते हैं छोटी छोटी मशीनों को ठीक करने वाले लोग जो होता है वो इस तरह के लाइट का ही प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि उसका फोकस जो होगा वो एक बिंदु पर ही होगा, इसलिए कोई भी चीज़ को देखने में आसानी रहेगी। चारों तरफ फैल जाएगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, बढ़ेगा, इमेज घटेगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर है। तो इस एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया था कि उत्तल दर्पण के 5 उपयोग बताएं। उत्तल दर्पण के 5 उपयोग बताएं। तो लिखिए पहला साइड मिरर, दूसरा स्ट्रीट लाइट, वेपर लाइट, सौर विकिरण। इस तरह से होता है कि आपको एग्जाम में कितना क्वेश्चन में रहता है, ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन में रहता है, ज़्यादा नंबर क्वेश्चन में नहीं रहता है। ठीक है, तो आई होप हम समझ गए हैं कि आप इसको लिख भी लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो एक बार लाइक भी कर देंगे। ठीक है, और आपको फिर से बता दें कि हमारा क्लास जो है एक CAT बैच CTET वो आपको 4 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जिसका कोई फ़ी नहीं है, जो आप लाइव क्लास में पढ़ेंगे और आपको हर दिन का देखिए 2-3 बजे से कि लाइव क्लास उसका लिया जाएगा। 3 बजे से हर दिन का उसका लाइव क्लास शुरू होगा और जिसमें सारे बच्चे का होता है कि ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो हम ज़्यादा वक्त को ज़ाय नहीं करते हुए और आपको बता दें कि क्लास जो चल रहा है वो क्लास 10 के स्टूडेंट का चल रहा है और ये आपको DLED और CTET में भी काम आ जाता है। क्योंकि DLED और CTET कहाँ से पूछता है, मैट्रिक इंटर सीधा रहता है। अब 1 to 5 दे रहे हैं तो देखिए 10-12 तक पूछ देंगे और 6 to 8 दे रहे हैं तो देखिए उससे आगे पूछ देंगे, ग्रेजुएशन तक को वो टच कर लेता है। तो कहने मतलब ये हुआ कि आपको देखिए जो भी देंगे वो किताब से ही क्वेश्चन मिले। NCERT बुक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और NCERT की हमेशा तैयारी हमको हमेशा करनी चाहिए। आजकल मार्केट में नए बुक आ रहे हैं और लोग उसको परचेज कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि NCERT से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं या नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। उनसे पहले आप बता दें कि ये चूँकि वीडियो जो है वो आपका लंबा होता जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें, क्लास को तो कहते हैं करना ही है। लगभग हमने आधा घंटा तक का क्लास ले लिए हैं
और हम आपको बता दें कि क्लास को हम कहते हैं कि एक बात कहने के बाद कहते हैं कि ये शुरू करेंगे कि आप लोग कहते हैं कि हमारी क्लास में आएँ, ठीक है, पूरा वीडियो देखें और उसको समझ में आए, कोई तरह की कमी या गलती हो तो कमेंट करें। चलते हैं नेक्स्ट। ये फार्मूला है, चूँकि ये फार्मूला एक पॉइंट था जो हम बता देते हैं, 1/f = b + 1/u, ये दर्पण सूत्र है।